पहला सवाल क्वेश्चन नंबर वन जो आप लोगों के पास है वो है अ पर्सन वाज अपॉइंटेड इन द पे स्केल ऑफ 740 1500 फाइंड इन हाउ मेनी इयर्स ही विल रीच मैक्सिमम स्केल। अच्छा, ये पे स्केल दिया हुआ है। पे स्केल का मतलब ये है कि इसकी तनख्वाह पहले साल 700 रुपये होगी महाना। हर साल 40 रुपये इसकी तनख्वाह बढ़ेगी और आखिरी जो मैक्सिमम 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 इसकी तनख्वाह जहां तक जा सकती है वो 1500 रुपये है। 1500 रुपये से ज़्यादा इसकी तनख्वाह नहीं इंक्रीज होगी। हमें ये बताना है कि ऐसा कितने सालों में होगा। तो हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, टर्म वैल्यू एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, किस साल में या कितने सालों बाद इसकी तनख्वाह 1500 हो जाएगी अगर अभी 700 है, और हर साल इसकी तनख्वाह 40 रुपये से इंक्रीज होती है। अगर हर साल 40 रुपये से इंक्रीज होती है, एक फिक्स्ड रुपीज से इंक्रीज होती है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो 1500 में से 700 माइनस किया, उसको 40 से डिवाइड किया और उसमें वन ऐड किया। एन आ रहा है आपका 21, यानी कि 21वें साल इसकी तनख्वाह 1500 हो जाएगी। पहले साल 700 होगी, दूसरे साल 740 हो जाएगी, तीसरे साल 780 हो जाएगी, चौथे साल 820 हो जाएगी, पांचवें साल 860 रुपये हो जाएगी, और इस तरह से ये इंक्रीज होते 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 1500 हो जाएगी 21वें साल में। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा था। जो आपके पास 700 है वो पहली वैल्यू है, 40 डिफरेंस है, और उसके बाद आपने एन ढूंढना था और 1500 आखिरी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर टू है, एन एपी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इज सच दैट द 10th टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। 10वीं टर्म जो है वो पहली 10 टर्म्स के सम के बराबर है। An arithmetic progression is such that the 10th term is equal to the sum of first 10 terms. 10वीं टर्म पहली 10 टर्म्स के सम के बराबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म। अच्छा, 10वीं जो टर्म होती है, अगर मैं जनरल फॉर्म में 10th टर्म की वैल्यू निकालूं टी वी एन, यानी कि टी वी टेन इज इक्वल्स टू ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी, यानी कि जो 10वीं टर्म होती है वो है ए प्लस नाइन डी, ए प्लस नाइन डी। और अगर हम सम निकालते हैं पहली 10 टर्म्स का, सम का फॉर्मूला है एन अपॉन टू एन अपॉन टू एन अपॉन टू, टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन यानी कि 10 - 1 इंटू डी। तो अगर हम सम का फॉर्मूला निकालते हैं तो ये बन जाता है 5, और ब्रैकेट में आ रहा है 2a + 9d, 2a + 9d। अब उसने बोला था कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस तरह से है कि जिसकी 10वीं टर्म पहली 10 टर्म्स के सम के बराबर है। तो 10वीं टर्म यानी कि a + 9d, 10वीं टर्म यानी कि a + 9d पहली 10 टर्म्स के सम के बराबर है, यानी कि इसके बराबर है। तो 5 × 2 10 है, और उसके बाद फिर 5 × 9 यानी कि 45d। अच्छा, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है ना वो सारी चीज़ें अगर एक साइड पे लेकर आ जाएं तो ये 0 इज इक्वल्स टू राइट साइड पर ये 9a 9a प्लस 9 45 में से 9 माइनस करो 36d बन जाएगा। दोनों साइड्स को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 9 से तो ये बन जाना चाहिए a + 4d, a + 4d। ठीक है। अच्छा, a + 4d यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब इसके ऑप्शंस जो है ना, इसके ऑप्शंस में एक गलती है। इसके ऑप्शंस में ये गलती है कि जनाब ऑप्शंस जो देने चाहिए था ना वो वैल्यूज की टर्म्स में देने चाहिए थे। मिसाल के तौर पे ए ऑप्शन होता कि जो पांचवी टर्म है वो 0 है, बी ऑप्शन होता जो पांचवी टर्म है वो 5 है, सी ऑप्शन होता कि पांचवी टर्म जो है वो 10 है, और डी ऑप्शन होता कि पांचवी टर्म जो है वो 15 है। ये जो ऑप्शन दिए हुए ना इसमें मिस्टेक हो गई है, इसमें मिस्टेक हो गई है। ऑप्शन इस तरह से हो जाने चाहिए 0 5 10 15। अब देखो आपके पास जो पांचवी टर्म होती है, टर्म वैल्यू 5 किसके बराबर होती है? टर्म वैल्यू 5 होती है a + 5 - 1 इंटू डी, यानी कि पांचवी टर्म जो होती है वो होती है 5a + 4d। ठीक है, पांचवी टर्म a + 4d के बराबर होती है। और आपकी कैलकुलेशंस ये शो कर रही है, आपकी कैलकुलेशंस ये शो कर रही है कि a + 4d की वैल्यू 0 है। अगर मैंने दोनों साइड्स को 9 से डिवाइड किया हो तो वो a + 4d बन जाता है ना, a + 4d इज इक्वल टू 0। तो अगर a + 4d इज इक्वल टू 0 है तो पांचवी टर्म की वैल्यू होगी 0। ऑप्शन इस तरह से देने चाहिए, ऑप्शंस में कुछ गलती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। फाइंड द 8th टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 8वीं टर्म ढूंढनी है। अच्छा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में टर्म वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? टर्म वैल्यू n इज इक्वल्स टू a r पावर n - 1
तो इसका मतलब हो गया टर्म वैल्यू 8 इज इक्वल्स टू ए आर पावर 8 - 1, यानी कि ए आर पावर 7। हमें ए आर पावर 7 की वैल्यू ढूंढनी है। फाइंड द एट्थ टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म इज 1। तीसरी टर्म 1 है, यानी कि ए आर 3 - 1 जो है ना वो 1 है, या ए आर पावर 2 जो है वो 1 है, whose third term is 1 and 11th term is 1 over 20, 1 over 256। 11th टर्म यानी कि ए आर पावर 11 - 1 जो है वो 1 ओवर 256 है, या ए आर पावर 10 जो है ना वो 1 ओवर 256 है। ठीक है, तो ये आपके पास सिलसिला चल रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ ना, अब मैं एक काम करता हूँ कि देखो मेरे पास ए आर स्क्वायर की वैल्यू है 1, और मेरे पास ए आर पावर 10 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 ओवर 256। जो ए आर पावर 10 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 ओवर 256। ये जो दो कंडीशन सवाल में दी थी उसके हिसाब से, लेट से ये 1 है, ये 2 है। मैं क्या करता हूँ, मैं 2 को डिवाइड कर देता हूँ, 2 को डिवाइड कर देता हूँ 1 से। जब मैं 2 को 1 से डिवाइड करूंगा तो ए आर पावर 10 डिवाइड हो जाएगा ए आर पावर 2 से, और राइट साइड पर आपके पास 1 ओवर 256 जो होगा वो डिवाइड हो रहा होगा 1 से। तो ये बन जाएगा ए आर पावर 8, इसलिए क्योंकि ए से ए कैंसिल होगा, आर की पावर 2 से आर पावर 10 कैंसिल होगा, ए आर पावर 8 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 256। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 256। अच्छा, ये तो हमारे पास ए आर पावर 8 की वैल्यू आई। हमें तो सॉरी ए आर पावर 7 की वैल्यू चाहिए थी, हमें तो ए आर पावर 7 की वैल्यू चाहिए थी। चलें ए आर पावर 7 की वैल्यू ढूंढ लेते हैं, एक काम करते हैं। देखिए हमारे पास जो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसके हिसाब से जो ए की वैल्यू होगी, इसके हिसाब से जो ए की वैल्यू होगी, हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेंगे। चले आर स्क्वायर की वैल्यू 1 ओवर ए होगी, आर स्क्वायर की वैल्यू 1 ओवर ए होगी। अगर ए राइट साइड पर चला जाए तो 1 डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा, और लेफ्ट साइड पर आर स्क्वायर यानी कि आर की पावर 2 रह जाएगी। हम एक काम करते हैं कि हमें पता है कि आर की पावर जो आर पावर 2 की वैल्यू जो है वो 1 ओवर ए है, आर पावर 2 की जो वैल्यू है वो 1 ओवर ए है। तो अगर मैं आर पावर 8 की वैल्यू ढूंढूं तो वो होगी 1 ओवर ए की पावर 4, है ना। दोनों साइड्स पर स्क्वायर लगाया मैंने, दोनों साइड्स पर पावर 4 लगाई, दोनों साइड्स पर पावर 4 लगाई। तो आर की पावर 2 थी और इस पूरे के ऊपर पावर 4 लगाई तो 2 × 4 8 बन गया। 1 के ऊपर पावर 4 लगाई तो 1 पावर 4 ही लगा, और ए के ऊपर पावर 4 लगाई तो ए पावर 4 बन गया। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ ए मल्टीप्लाइड में, या आर की पावर 8 जो है ना वो ए पावर 4 के बराबर है, इज इक्वल टू 1 ओवर 256। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई ए क्यूब इज इक्वल टू 1 ओवर 256। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 इज इक्वल्स टू ए की पावर 3। अब ए की अगर वैल्यू ढूंढेंगे, तो ए की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ 256 कर लें, रूट ऑफ 256 कितना आता है। ए की वैल्यू कुछ 6.34 मेरे ख्याल में आ रही है, अगर मैं करेक्ट हूँ तो। हाँ भाई, किसी ने सॉल्व किया, ए की वैल्यू कितनी आ रही है, क्या ए की वैल्यू जो है वो, एक मिनट, कहीं गलती कर दी है मैंने लगता है। एक मिनट रुको यार, मैं ज़रा दोबारा से चेक कर लूँ। ए आर स्क्वायर की पावर 1 थी, आर स्क्वायर हम कह सकते हैं 1 ओवर ए के बराबर है। 4 4 4, अच्छा ए आर पावर, गलती नज़र तो नहीं आ रही। हाँ भाई, किसी को कोई गलती नज़र आ रही है, मुझे लग रहा है कि मैंने कहीं गलती कर दी है। एक मिनट रुको, मैं दूसरे मेथड से भी इसको कर लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ कि इसको इस तरह से करता हूँ कि ए को सब्जेक्ट बनाकर देखता हूँ पहले, तो फिर दूसरी चीज़ भी चेक कर लेते हैं। अगर ए को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, पहले हमारे पास ए आर पावर 2 इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो ए जो है ना वो 1 डिवाइडेड बाय आर पावर 2 के बराबर होगा, और उसको हम सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ए की जगह हमने 1 ओवर आर पावर 2 लिखा, और ये आर पावर 10 है, और ये 1 ओवर 256 है। तो आर पावर 8 इज इक्वल्स टू 1 ओवर 256। ठीक है, 1 ओवर 256 पावर 1 ओवर 8
ये बनता है आर बन जाता है, आर बन जाता है 1/2, आर बन जाता है 1/2। तो अच्छा, ए इस हिसाब से 4 बन रहा होगा। ए आर पावर 2 जो है वो 1 है, तो ए और आर की जगह हमने लिख दिया 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और ये बन जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाई 1/4 इज इक्वल्स टू 1, ए इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, पहले वाले मेथड में मैंने शायद कहीं गलती कर दी होगी, वो मुझसे अभी ट्रेस नहीं हो रही है, तो उसको हम चेक कर लेंगे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि उससे भी हो जाना चाहिए, कहीं मैंने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी होगी, बहरहाल वो हम बाद में देखते हैं। देखिए, इस मेथड को मैं समझा देता हूँ दोबारा से। ए आर की पावर 2 थी, ए आर की पावर 2 थी, तो आपने बोल दिया कि भाई ए जो है ना वो 1/r² के बराबर है, और इसको फिर आपने सेकेंड वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब आपने इसको सेकेंड वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करा, तो आपने ए की जगह 1/r² लिख दिया, और फिर आर पावर 10 एज इट इज था, और 1/256 एज इट इज था। अब यहाँ पर आर की पावर 10 डिवाइडेड बाई आर की पावर 2, आर की पावर 10 डिवाइडेड बाई आर की पावर 2, आर की पावर 8 बच जाएगा, और यहाँ पर 1/256 होगा। अब आर की पावर 8 जब राइट साइड पर जाएगी, तो आर जो है वो 1/2 बन जाएगा। यहाँ पर ये स्टेप भी आ सकता है, आर इज इक्वल्स टू 1/256 की पावर 1/8। आप इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लो। जब पावर लेफ्ट साइड पर 8 है, राइट साइड पर जाएगी तो वो 1/8 बन जाएगी, और इसको सॉल्व करोगे तो आर 1/2 आ जाएगा। जब आर आ गया आपके पास 1/2, फिर आपको ये पता है कि ए आर पावर 2 जो है वो 1 के बराबर है, ए आर पावर 2 1 के बराबर है, तो आपने आर की जगह 1/2 लिखा, 1/2 का स्क्वायर किया तो वो 1/4 आया, और 4 राइट साइड पर गया तो ए जो है वो 4 के बराबर हो गया। अब आपको ए आर पावर 7 की वैल्यू चाहिए थी, तो ए आर पावर 7 जो है वो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 की पावर 1/2 की पावर 7। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 की पावर 7, यानी कि ये 1/32 बनेगा। फाइनल आंसर जो आपका होगा वो 1/32 होगा, विच मीन्स के बी आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि इसमें कोई मसला नहीं होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ फ्रॉम द एंड ऑफ अ जीपी whose last term is 512 and common ratio is 2। अच्छा, देखिए, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करते हैं, वो बोलते हैं एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसकी आखिरी टर्म 512 है, और उसका जो कॉमन रेशियो है ना वो 2 है। आप इसकी फिफ्थ लास्ट टर्म बताओ, यानी कि ये तो लास्ट टर्म है, इससे पहले जो है वो सेकंड लास्ट होगी, इससे पहले थर्ड लास्ट होगी, इससे पहले फोर्थ लास्ट होगी, इससे पहले फिफ्थ लास्ट होगी। ठीक है, अच्छा देखिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता क्या है, मिसाल के तौर पर अगर पहली टर्म 5 है और आर जो है ना वो 2 है, तो पहली टर्म होगी 5, दूसरी होगी 5 × 2 10, तीसरी होगी 10 × 2 20, चौथी होगी 20 × 2 40, पांचवी होगी 40 × 2 80, फिर छठी होगी 80 × 2 160, फिर सातवीं होगी 160 × 2 320। ठीक है, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320, इस तरह से ये टर्म जो है ना, पहली टर्म फिर मल्टीप्लाइड बाई 2, दूसरी टर्म मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 तीसरी टर्म मल्टीप्लाइड बाई 2, चौथी टर्म, इस तरह से ये चीज़ें चल रही होंगी। अच्छा, अगर कोई बोले 320 से पिछली टर्म क्या होगी, तो अगर कॉमन रेशियो 2 है, देखो आगे जाने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 2 करते हैं, आगे जाने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 2 करते हैं, आगे जाने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 2 करते हैं, पीछे आने के लिए डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, पीछे आने के लिए डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। मिसाल के तौर पे कोई 320 बोले और बोले इससे पिछली टर्म क्या होगी, तो आप डिवाइडेड बाई 2 करोगे। मिसाल के तौर पे कोई बोले 160 से पिछली टर्म क्या होगी, तो आप डिवाइडेड बाई 2 करोगे। तो इसी तरह से इस सवाल में आपको उसने ये बोला कि आखिरी टर्म 512 है, मुझे फिफ्थ लास्ट टर्म बताओ, तो इससे पहले वाली टर्म क्या होगी। इससे पहले वाली टर्म निकालने के लिए आप 512 को 2 से डिवाइड करो, 256 आएगा। फिर आप 256 को 2 से डिवाइड करो, 128 आएगा। फिर आप 128 को 2 से डिवाइड करो, 64 आएगा। फिर आप 64 को 2 से डिवाइड करो तो 32 आएगा। तो वापस जरा हम ऊपर जाकर देखते हैं, इससे यही बोला था या नहीं। इसे बोला था फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ अ जीपी, जीपी के आखिर से पांचवी टर्म, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में फिफ्थ लास्ट टर्म बताओ, हुज लास्ट टर्म इज 512 एंड कॉमन रेशियो इज 2, जिसका कॉमन रेशियो जो है वो 2 हो,
और जिसकी आखिरी टर्म जो है वो 512 हो, तो हमें बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में आना था, तो 32 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है, द फोर्थ, सेवेंथ एंड टेंथ टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ ए एंड सी। फोर्थ टर्म, अच्छा फोर्थ टर्म क्या होती है, ए आर पावर 4 - 1, ए आर पावर 4 - 1 यानी कि ए आर पावर 3। ए आर पावर 3 जो है ना वो ए है। द फोर्थ, सेवेंथ, सेवेंथ टर्म क्या होगी, ए आर पावर 7 - 1, 7 - 1 6 होता है। ए आर पावर 7 - 1, 7 - 1 6 होता है, तो ए आर पावर 6। ठीक है। द फोर्थ, द सेवेंथ, सेवेंथ टर्म जो है वो बी है। एंड टेंथ टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर ए, बी एंड सी। 10वीं टर्म क्या होगी, ए आर पावर 10 - 1 यानी कि 9 इज इक्वल्स टू सी। Respectively, find the value of b square in terms of a and c। देखिए आपको बताया हुआ है चौथी टर्म यानी कि ए आर क्यूब की वैल्यू बताई हुई है। आपको बताया हुआ है कि जो सातवीं टर्म होगी यानी कि ए आर पावर 6 की वैल्यू बताई हुई है। और आपको 10वीं टर्म यानी कि ए आर पावर 9 की वैल्यू बताई हुई है। और आपसे ये पूछता है कि बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ ए एंड सी। ए एंड सी की टर्म्स में बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ। अच्छा आपको पता है बी जो है ना वो ए आर पावर 6 के बराबर है। बी जो है वो ए आर पावर 6 के बराबर है। तो बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस आर पावर 6 का स्क्वायर, आर पावर 6 का स्क्वायर, आर पावर 6 का स्क्वायर यानी कि 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा। क्योंकि अगर एक्स की पावर ए हो और मैथमेटिकली इस पूरे की पावर वाई हो, तो ये एक्स की पावर ए वाई बनता है, यानी कि पावर पावर मल्टीप्लाई होती है। तो बी स्क्वायर, ए की पावर 1 थी उसका स्क्वायर ए स्क्वायर, और आर की पावर 6 का स्क्वायर जो है वो 6 × 2 12 हो जाएगा। बी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर, अच्छा ये ए, ये वाला ए नहीं है, ये ए जो है ये पहली टर्म रिप्रेजेंट करने वाला ए है। अब ये जो ए आर पावर 2 आर पावर 12 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आर पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई ए आर पावर 9, है ना। देखिए अगर आपके पास बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर्स ऐड होती हैं। ए मल्टीप्लाइड बाई ए, अगर आपके पास मैथमेटिकली होता ये है कि एक्स की पावर ए हो मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर बी हो, तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर ए प्लस बी। तो मैंने इसको ब्रेक करा, मैंने जो ए की पावर 2 थी उसमें ए के इधर लिख दिया, ए के इधर लिख दिया। आर की पावर जो 12 थी उसमें से 3 इधर लिख दी, 9 इधर लिख दी। क्यों, क्योंकि ये जो टर्म वाला ए की वैल्यू आ रही थी ना, ए आर क्यूब की जगह ये आ जाए और ए आर पावर 9 की जगह सी आ जाए। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो, मुख्तलिफ तरीके हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ ए एंड सी, तो आंसर ए इंटू सी बन रहा होगा। ठीक है, आंसर जो है वो ए इंटू सी बन रहा होगा। सही है जी, इसमें कोई मसला। इसको सॉल्व करने के, एक ही सवाल को सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका जो है वो हमने यहाँ पर फॉलो करा है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ, अच्छा सबसे पहले √3, फिर 3 है, फिर 3√3 है, डॉट 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 इज, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा पहली जो टर्म है वो है 3 की पावर हाफ, दूसरी जो टर्म है वो 3 की पावर 1, तीसरी जो टर्म है यहाँ पर 3 की पावर ये 1 है और हाफ, और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि 3 की पावर 1.5 है, डॉट 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 डॉट। तो बेस तो 3 है, बेस तो 3 है, लेकिन अगर पावर्स देखो, आधी थी, फिर 1 हुई, फिर 1.5 हुई, पावर इस तरह से इंक्रीज हो रही है। अगर आप पावर की बात करते हो तो पावर में आप देखो कि पावर आपकी जो है ना इस तरह से इंक्रीज हो रही है। सही है, एक चीज ही हो गई। दूसरा, अगर हम इस पूरे को देखते हैं तो इस पूरे को शायद ये हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चेक करने के लिए सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म अगर हम करेंगे, यानी कि 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर हाफ, तो ये 3 की पावर हाफ आएगा। और अगर हम थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म करेंगे, तो ये भी 3 की पावर हाफ आएगा। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 3 है, फर्स्ट टर्म √3 है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 की पावर हाफ आएगा। सर कैसे, देखें अगर आपके पास √(x) लिखा हुआ हो तो √(x) का मतलब होता है x की पावर हाफ।
ठीक है, तो एक ये प्रॉपर्टी होती है। दूसरा, अगर एक्स की पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स की पावर बी हो तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर ए माइनस बी। तो यहाँ पर ये 3 की पावर 1 थी, ये जो आपके पास 3/√3 है, 3/√3 जो है ना, 3/√3 ऐसे भी लिखा जा सकता है। 3/√3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3/3 की पावर ½ ऊपर कोई पावर नहीं है तो उसका मतलब पावर 1 है, यानी कि 3 पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर ½ और इसका फाइनली मतलब होगा 1 की पावर -½ यानी कि ये एक्स की पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स की पावर बी इज इक्वल टू एक्स की पावर ए माइनस बी। एनीवेज, तो आप देख रहे हो कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और उसने बोला है कि इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सम है वो 39 + 13/√3 है। फाइनल नंबर ऑफ टर्म्स, ये कितनी टर्म्स होंगी? तो हमारे पास ए यानी कि पहली जो टर्म है ना वो √3 है। हमारे पास आर आर यानी कि जो कॉमन रेशो है ना, आर यानी कि कॉमन रेशो है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म से जो आ रहा है वो भी √3 है। और हमारे पास जो सम है, जो सम आ रहा है हमारे पास, वो 39 + 13 √3 आ रहा है। और हमें एन ढूंढना है, हमें एन ढूंढना है। तो एन ढूंढने के लिए हम सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सम इज इक्वल्स टू ए r⁻n−1 डिवाइडेड बाई r−1। सम यानी कि 39 + 13/√3 इज इक्वल्स टू ए यानी कि √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 यानी कि r⁻n−1 डिवाइडेड बाई r−1 यानी कि √3 - 1। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं और एन ढूंढने की कोशिश करते हैं तो लेफ्ट साइड पर 39 + 3 √3, ये आपके पास डेसिमल्स में ही लिख लेता हूँ मैं। डेसिमल्स में लिखूँ अगर तो ये 44.196 बन रहा है, ये बन रहा है 44.196। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर आपके पास √3 बाहर है और ब्रैकेट में √3 का मतलब 3 की पावर ½ है, और ब्रैकेट में भी आपके पास 3 की पावर ½ -1 है। अच्छा, नीचे आपके पास जो होगा, नीचे आपके पास होगा वो √3 - 1, √3 - 1 जो है वो 0.732 आ रहा है। एक मिनट में वापस से जरा कर लूँ, √3 - 1, तो ये आपके पास 0.73 की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अच्छा ये लेफ्ट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.73 44.196 मल्टीप्लाइड बाई 0.73 डिवाइडेड बाई 3 की पावर ½ ठीक है जी, तो 44.196 मल्टीप्लाइड बाई 0.73 डिवाइडेड बाई 3 की पावर ½ और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये तकरीबन तकरीबन 18.627 इज इक्वल्स टू, अच्छा ब्रैकेट में हमारे पास ये, एक मिनट, इस पूरे के ऊपर, इस पूरे के ऊपर पावर n है ना, तो ³ √3 पावर n-1 है, -1 उधर ऐड होगा तो 18.627, 19.627 इज इक्वल टू ³ √3 पावर n। सही है। अब कोई बच्चा क्या इसको सॉल्व कर सकता है कैलकुलेटर पर टाइप कर कर पूरा का पूरा इक्वेशन? तो मुझे बता दो कि क्या आंसर आ रहा है, फाइनल आंसर क्या बन रहा है भाई? अगर किसी ने इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व किया हुआ हो तो मुझे बता दो कि एन की वैल्यू कितनी आ रही है। अच्छा, सवाल को सॉल्व करने के लिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। एक ही सवाल को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक ही सवाल को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये एक तरीका था जिससे हम सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी दूसरे तरीके आप यूज कर सकते हो। ठीक है जी, 5 आ रहा है। अच्छा जी, 5 आ रहा होगा, चलिए सही है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है वो चीज़ों को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अगर आप चाहते तो आप डेसिमल में ना कन्वर्ट करते तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, और उस केस में शायद आप कैलकुलेटर के बगैर भी ये वाला सवाल जो है वो सॉल्व कर लेते।
अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट ना करूं और उसके बगैर इसको सॉल्व करूं तो भी मैं इसको कर सकता था, और उसमें जो है वो मुझे कैलकुलेटर का इस्तेमाल शायद नहीं करना पड़ता। मैं यहाँ पर दोबारा से इसको सॉल्व एक बार फिर से कर लेता हूँ, ताकि कोई राउंडिंग ऑफ का मसला भी ना हो। 39 + 13 √3 इज इक्वल्स टू √3, और ब्रैकेट में √3 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई, नीचे है √3 - 1, है ना? यही है आपके पास सवाल। अच्छा, अब आप क्या कर सकते थे कि भाई आप जो है ना, वो पहले तो जो डिनोमिनेटर है, जो चीज़ें राइट साइड पर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हैं, उन चीज़ों को आप ले जाओ लेफ्ट साइड पर। तो अगर हम ऐसा करते तो भाई इसको हम लिख सकते थे 39 + 13 मल्टीप्लाइड बाई √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल्स टू √3 की पावर n-1। ठीक है? और -1 भी अगर उल्टे हाथ पर चला जाए तो यहाँ पर √3 की पावर n इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा 39 + 13 √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अगर चाहें तो ब्रैकेट्स को इसको एक्सपेंड कर लें, तो ये बन जाएगा आपके पास 39 √3, फिर माइनस का 39, फिर प्लस का 13, और √3 जब मल्टीप्लाई होगा आपस में तो 3 बन जाएगा। करेक्ट? देखिए ना, 13 √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 13 × 3 बन जाएगा। 3 की पावर हाफ और 3 की पावर हाफ मल्टीप्लाई होकर 1 बन जाएगी। और फिर यहाँ पर आ जाएगा -13 √3, आगे +1 है, और इस पूरे के नीचे जो है वो √3 है। अच्छा, ये माइनस का 39 है और ये प्लस का 39 है, तो ये हट जाएगा। ऊपर रह जाएगा आपके पास 39 √3 -13 √3। ये आगे की चीज़ें ऐसे ही कॉपी कर लूँ मैं। ठीक है? और +1 यहाँ आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है √3। अच्छा, 39 में से 13 माइनस करते हैं। 39 - 13 अगर करते हैं तो 26 बच जाता है। तो ये हो जाएगा 26 √3 डिवाइडेड बाई √3 + 1। आगे यही कहानी चलती हुई आ रही है, यही कहानी चलती हुई आ रही है, यही कहानी चलती हुई आ रही है। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 26 + 1 इज 27। तो 27 √3 पावर n। अच्छा, 27 इज इक्वल्स टू, इसको हम 3 पावर n/2 भी लिख सकते हैं। इसको हम 3 की पावर n/2 भी लिख सकते हैं। कैसे? अगर x की पावर a हो और इस पूरे की पावर b हो, तो इसको हम x की पावर a मल्टीप्लाइड बाई b भी लिख सकते हैं। अगर √x की पावर b हो, तो इसको हम x की पावर है हाफ और पूरे के ऊपर पावर b भी लिख सकते हैं, और इसको हम x की पावर हाफ इंटू बी यानी कि b/2 भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आपके पास 3 जो है ना, उसकी पावर हो जाएगी n डिवाइडेड बाई √2। अब क्या होगा कि यहाँ पर इस 27 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 × 3 9 होता है, 9 × 2 3 27 होता है, तो 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 की पावर n/2। तो 3 जो है वो आपका n/2 के इक्वल होगा, और n जो होगा वो 6 के इक्वल होगा। ये एक और मेथड है जिसमें मैंने कैलकुलेटर को इस्तेमाल नहीं किया और बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर निकल रहा है। तो मेरे ख्याल में आंसर जो है ना वो 5 नहीं है। अच्छा सर, फिर यहाँ 5 क्यों क्यों आ रहा था? किसी ने मुझे बताया था इसलिए मैंने लिख लिया था। दूसरी बात यह कि अगर 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 राउंडिंग ऑफ होगी तो उसकी वजह से भी तो एरर्स आ सकते हैं। तो आप राउंडिंग ऑफ ना करें। जिस तरह से यहाँ पर 44.196 है, ये रनिंग डेसिमल प्लेस में एक बहुत ही बड़ी वैल्यू थी, और जिस तरह से ये 0.73 है, ये रनिंग डेसिमल प्लेसेस में एक बहुत बड़ी वैल्यू थी। और जब ये बहुत बड़ी वैल्यू थी और इसको हमने राउंड अप किया तो हमारा आंसर डिफरेंट आ सकता है। तो ज़्यादा बेहतर क्या, ज़्यादा बेहतर ये है कि भाई जो रूट्स वाले सवाल हो जिसमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो, या तो वो पूरे कैलकुलेटर पे एक ही गो में टाइप करो, या फिर आप उसको मैन्युअली सॉल्व करो। तो दिखने को तो बड़ा आसान सवाल था, लेकिन जब इसकी सोल्यूशन इसको सॉल्व किया गया तो आप देख रहे हो कि एक बहुत बड़ा मैथमेटिकल प्रोसीजर सामने आया है। इस पूरे प्रोसीजर को आप काइंडली अच्छे से गो थ्रू करना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7।
द कॉमन रेशियो लास्ट टर्म एंड द सम ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर 3। ये है आपका कॉमन रेशियो, ये है आपकी लास्ट टर्म एंड द सम, ये है आपका सम। रिस्पेक्टिवली फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। पहली टर्म ढूंढनी है और कितनी टर्म्स होंगी ये भी आपको ढूंढना है। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ पर आते हैं। देखें, हमें एक तो कॉमन रेशियो दिया हुआ है 3, हमें लास्ट टर्म जो दी हुई थी मेरे ख्याल में 486 थी। मैं वापस से चेक कर लेता हूँ कितनी थी। हाँ 486। हमें सम दिया हुआ था 728, हमें सम दिया हुआ था 728। हमें पहली टर्म ढूंढनी थी और हमें जो है ना नंबर ऑफ टर्म्स भी ढूंढने थे। ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उसके हिसाब से हमें ये चीजें फाइंड आउट करनी थी। अच्छा, अब एज्यूम कर लो कि जो नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि जो आखिरी टर्म है ना, लेट से वो n टर्म है। तो टर्म वैल्यू n इज इक्वल्स टू ए आर पावर n माइनस वन होता है। लास्ट टर्म लेट से 486 है, तो 486 इज इक्वल्स टू ए आर की पावर n माइनस वन। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एन रिप्रेजेंट कर रहा है आखिरी वाली टर्म को। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ए मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर n माइनस वन जो है ना वो 486 है। हमें एन नहीं पता, एन आखिरी टर्म है। हम एज्यूम करें कि एन रिप्रेजेंट करता है आखिरी टर्म को। हमें ए भी नहीं पता, पहली टर्म भी नहीं पता। हमें ये पता है कि आखिरी टर्म की वैल्यू 486 बनती है। दूसरा, हम सम का अगर फॉर्मूला लगाएं तो सम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सम इज इक्वल्स टू ए आर पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। सम हमें पता है 728 होगा। 728 इज इक्वल टू ए 3 पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई 3 - 1। अच्छा, 3 - 1 कितना बनेगा? 3 - 1 जो है वो 2 बनेगा। 2 जो है वो 728 से मल्टीप्लाई होगा तो 1456 बनेगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 1456। 1456 इज इक्वल्स टू ए और ब्रैकेट में है 3 की पावर n माइनस वन। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस में आपके पास जो है वो टोटल दो अननोन्स हैं। एक ए आपको नहीं पता और एक एन है जो आपको नहीं पता। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो अल्लाह भला करे अगर मल्टीप्लिकेशन करी जाए, मल्टीप्लिकेशन ही होगी मेरे ख्याल में। और तो सम 1456, 1456। सही है। तो अच्छा, और क्या कर सकते हैं भैया? और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? हाँ, एक और काम हम कर सकते हैं। एक और काम हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो चीज़ आ रही है ना, ये जो आपके पास है, इसको आप लिख सकते हो 486 इज इक्वल्स टू ए। अच्छा, ये जो 3 की पावर n माइनस वन है, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर n डिवाइडेड बाई 3 की पावर वन, है ना? क्योंकि 3 की पावर n माइनस वन लिखा था। तो उसको अगर हम अपनी प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब डिनोमिनेटर वाला 3 उल्टे हाथ पर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 486 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना बन जाएगा? 1458। तो हम कह सकते हैं कि 1458 इज इक्वल टू ए 3 की पावर n। ठीक है। अच्छा, अब हम इस पर आते हैं। देखें, इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो 1456 इज इक्वल्स टू ए 3 की पावर n माइनस ए। तो 1456 इज इक्वल टू ए 3 की पावर n जो है वो 1458 के बराबर है, माइनस ए। और ये बन जाएगा -2 इज इक्वल टू -ए आ जाएगा 2। ए की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। जब ए की वैल्यू 2 आ जाएगी उसके बाद हमें एन ढूंढना है। अब तो मसला कोई नहीं है। अब हम क्या करते हैं, 1458 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर n। ठीक है, तो 1458 डिवाइडेड बाई 2, ये 729 बनता है। 729 इज इक्वल टू 3 की पावर n। और 729 जो है वो क्या 3 के टेबल में आ रहा है? अगर आ रहा है तो लेट से 3 की पावर 5 क्या होता है? 3 की पावर 5 जो है 243 होता है। 3 की पावर 6 क्या होता है? 729 होता है। तो 3 की पावर 6 जो है वो 3 की पावर n। 729 को हम 3 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। बेसिस आर सेम, पावर्स आर इक्वल। बेसिस आर सेम, पावर्स आर इक्वल, तो n जो है वो 6 के बराबर होगा।
ठीक है जी। अच्छा, एन जो है वो 6 के बराबर होगा और ए जो है वो कितना था, 2। तो 2 और 6 यानी कि आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 7 का डी। क्लियर है ये बात? अच्छा, 8। थ्री नंबर्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुज सम है 70। तीन नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और उन तीनों का सम जो है वो 70 है। If the extremes are each multiplied by 4 and geometric mean of these three numbers by 5, they will be in arithmetic progression। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन 8 9 10 नीचे दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन और आंसर सामने सामने लिखा हुआ आ रहा हो। क्या ख्याल है? तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैं दोबारा से ज़रा पेस्ट कर देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि क्वेश्चन और आंसर साथ साथ हो और आप आइडेंटिफाई कर सको कि कौन सी वैल्यूज़ कहाँ से कॉपी करी जा रही हैं। पहले 8 और 9 को देख लेते हैं। अच्छा, 8 में लिखा हुआ है कि थ्री नंबर्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तीन ऐसे नंबर्स हैं जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो लेट से पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर जो होगा वो ए आर होगा और तीसरा नंबर ए आर पावर 2 होगा। इसलिए क्योंकि पहली अगर नंबर ए है उसको एक बार कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा दूसरा, और दूसरे को एक बार कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा तो तीसरा नंबर आना चाहिए। थ्री नंबर्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुज सम इज 70। इन तीनों को ऐड करूंगा, इन तीनों को ऐड करूंगा तो 70 बनेगा। इफ द एक्सट्रीम्स आर ईच मल्टीप्लाइड बाई 4, अगर मैं एक्सट्रीम्स को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक्सट्रीम्स यानी कि सबसे पहला और सबसे आखिरी, सबसे पहला ए है उसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं, और सबसे आखिरी ए आर स्क्वायर है उसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं, if the extremes are each multiplied by 4 and geometric mean of these three numbers by 5। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन जो है ना वो स्टैट्स का एक कॉन्सेप्ट है। स्टैट्स के चैप्टर्स में आपने हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा होगा। तो उसमें आपने ज्योमेट्रिक मीन के बारे में डिस्कस किया होगा कि ज्योमेट्रिक मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मुझे इन तीन नंबर्स की ज्योमेट्रिक मीन लेनी है, इन तीन नंबर्स की ज्योमेट्रिक मीन लेनी है, तो तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ए इंटू ए आर स्क्वायर, और जितने नंबर थे उतनी मैं अपनी रूट की पावर ले लूंगा। ठीक है। तो बोलते हैं इफ द एक्सट्रीम्स आर ईच मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी कि ए को 4 से मल्टीप्लाई किया और ए आर स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई किया, एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज थ्री नंबर्स बाय 5, और इन तीनों नंबर की जो ज्योमेट्रिक मीन है उसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये ज्योमेट्रिक मीन आई। ज्योमेट्रिक मीन को 5 से मल्टीप्लाई भी करना। दे विल बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन द ऑर्डर फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक मीन मल्टीप्लाइड बाय 4, ज्योमेट्रिक मीन एंड लास्ट टर्म। अब वो बोलते हैं कि ये तीन चीजें जो बनी है ना, जो आपने बना दी हैं, ये तीनों चीजें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगी। फाइंड द नंबर्स। अब बताओ ये कौन से नंबर्स हैं? अच्छा, एक तो ये कि हम सवाल से ही देख लेना। सवाल से कैसे देख लें सर? सवाल के जो जवाबात हैं उससे अगर हम देखते हैं ना, तो हमारा आंसर जो है ना वो सी मेरे ख्याल में बनना चाहिए। इसलिए क्योंकि सम जो है वो कितना होना था सर? सम 70 आना चाहिए। तो 70 का सम तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह आ रहा है, और 70 का सम जो है वो उस ऑप्शन में आ रहा है जिसमें 4 20 और 10 है। 4 20 10 के अलावा कहीं पर भी सम जो है वो 70 नहीं आ रहा है। दूसरा तरीका ये कि हम इसको सॉल्व करें, तो हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके भी देख लेते हैं कि आंसर क्या आएगा, और आंसर आपका सेम ही आ रहा होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई? इसको सॉल्व कुछ इस तरह से करेंगे कि अगर तो ये तीन टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो पहले तो दूसरी टर्म को थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। ये है 4a, ये है 5। अच्छा, नीचे आ रहा होगा आपके पास, ये पूरा क्यूब रूट में है, और नीचे आपके पास a की पावर 3 होगा और r की पावर भी 3 होगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a इंटू ए क्यूब और r इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब, तो ये बन जाएगा 4a, 5ar, 4ar स्क्वायर। क्योंकि अगर पूरे के ऊपर क्यूब रूट है और हर टर्म पे पावर 3 है तो वो कैंसिल हो जाता है। और अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो 5ar - 4a इज इक्वल्स टू 4ar स्क्वायर -5ar। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अच्छा, इस साइड से अगर हम ए कॉमन ले लें तो ये बनता है 1 + r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 70, और आप कह सकते हो कि ए जो है ना वो आपका बराबर है 70 डिवाइडेड बाई 1 + r स्क्वायर। 70 डिवाइडेड बाई 1 + r स्क्वायर। अच्छा, इस साइड पर अगर हम आते हैं, देखिए दोनों इक्वेशन साथ साथ लेकर चल रहा हूँ, और अब मैं देखता हूँ कि भाई मैं वहां पर क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ। तो मैं ए की जगह जो चीज़ मैंने यहाँ पर फॉर्म करी है वो सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो अच्छा,
इन सबको पहले एक ही साइड ले आते हैं। एक ही साइड अगर ले आते हैं तो ये 5 AR है, ये माइनस का 5 AR उल्टे हाथ पर जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 AR -4A -4 AR⁻2 इज इक्वल्स टू 0। 2 से सबको डिवाइड कर लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, तो 5 AR -2A -2 AR² इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, उसके बाद फिर 5 ए की जगह हम लिख देंगे 70 डिवाइडेड बाई 1 + R + R² इंटू R -2, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 1 + R + R², फिर -2, फिर ए की जगह दोबारा से आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 1 + R + R², और फिर यहाँ पर भी R² है इज इक्वल्स टू 0। कुछ इस तरह से ये मेरे ख्याल में बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का सीधा सीधा तरीका ये है कि हर जगह डिनोमिनेटर में 1 + R + R² है। हर जगह डिनोमिनेटर में 1 + R + R² है। तो दोनों साइड्स को अगर मैं 1 + R + R² से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो पहली टर्म जब 1 + R + R² से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ रह जाएगी 70 × 5 यानी कि 350R। दूसरी टर्म जो है वो रह जाएगी 140। तीसरी टर्म जो है वो रह जाएगी 140R² इज इक्वल्स टू 0। हर जगह डिनोमिनेटर में आपके पास 1 + R + R² था, तो आपने दोनों साइड्स को 1 + R + R² से मल्टीप्लाई किया। लेफ्ट साइड की सारी टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होंगी तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में सेम चीज़, जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो चीज़ खत्म हो जाती है, और आपके पास ये सिंपल फॉर्म में बच जाएगा। या इसको आप ये कह सकते हो कि 35R -14R² इज इक्वल्स टू 0 होगा। या अगर आप दोनों साइड्स को प्लस से माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये 14R² -35R +14 इज इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। ठीक है, 14R² -35R +14 इज इक्वल्स टू 0। अब आप अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ या कैलकुलेटर यूज करो और आप अपने आर की वैल्यू ढूंढ लो। ठीक है जी, अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर जो है वो आप अपने आर की वैल्यू ढूंढ लो। ठीक है, पहले हम दोनों साइड्स को 7 से भी डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2R² -5R +2 इज इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। और 2R², बीच वाली टर्म को हम -4R -R +2 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। 2R इधर से कॉमन लेंगे, R -2 -1 कॉमन लेंगे, R -2 इज इक्वल्स टू 0। 2R -1 R-2 इज इक्वल्स टू 0। तो 2R-1 अगर 0 है तो R या तो 1/2 होगा, या फिर अगर R-2 0 है तो R जो है वो 2 होगा। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा, ए क्या होगा? अगर R जो है वो हाफ है तो ये जो है वो 70 डिवाइडेड बाई 1 + 1/2 + 1/2 का होल स्क्वायर होगा। या फिर अगर R जो है वो 2 है तो 70 डिवाइडेड बाई 1 + 2 + 2 का स्क्वायर होगा। तो पहले केस में 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 + 1 70 डिवाइडेड बाय आंसर, ये आ जाएगा 40। और दूसरे केस में आपके पास 2 × 2 4 + 2 + 1 70 डिवाइडेड बाय आंसर, यानी कि ये आ जाएगा 10। तो जनाब अब क्या दो चीज़ें हो गई? अब दो चीज़ें, एक एक तो ये हो गई कि टर्म्स जो है ना वो हो कि ए हो 40। एक चीज़ जो हो सकती है वो ये है कि ए जो है ना वो 40 हो और आर जो है ना वो 0.5 हो। इस केस में 40, 40 का आधा 20, 20 का आधा 10। दूसरा केस ये कि ए जो है वो 10 हो और आर जो है ना वो 2 हो। तो इस केस में 10, 20 और 40। अब हमारे पास ऑप्शंस में 40, 20, 10 दिया हुआ है, तो हमारा आंसर 40, 20, 10 होगा। ठीक है, ये भी अगेन ऐसा सवाल है कि जो आपने पॉज कर कर अच्छे से प्ले कर कर अच्छे से देखना होगा। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी अप्लाई हो रही हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है और अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी एड अप टू। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 अलग से ही पेश कर देता हूँ, बिल्कुल अलग से, ताकि उसी के नीचे उसका सोल्यूशन आ जाए, और फिर क्वेश्चन नंबर 10 अलग से पेश कर दूंगा। अच्छा जी, एक मिनट ज़रा दीजिएगा, मैं ज़रा पहले क्वेश्चन नंबर 9 को पेश कर दूँ ताकि 9 सॉल्व करूँ। वो होता ही है कि क्वेश्चन इतने सारे होते हैं तो फिर सवाल का सोल्यूशन नीचे चला जाता है।
ठीक है। द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी, सम टू इंफिनिटी वाला कॉन्सेप्ट, जिसका कोई एंड ना हो, वो वाला कॉन्सेप्ट। तो बोलते हैं कि एक इनफाइनाइट जीपी है, उसकी पहली दो टर्म्स का जो सम है ना वो वन है। यानी कि हम ये कह सकते हैं ए और दूसरी टर्म होगी ए आर, इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो वन आता है। एंड एवरी टर्म इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो इट। अब जरा इसको सुनिएगा गौर से। द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी एड अप टू वन। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इनफाइनाइट, यानी कि कोई लिमिट नहीं है। इसकी पहली दो टर्म्स का जो सम है वो वन है, यानी कि ए और ए आर का सम वन होगा। ये बात तो हमें समझ में आ गई कि पहली टर्म और दूसरी टर्म दोनों को ऐड करेंगे तो सम आ जाएगा वन। ठीक है। अब वो बोलता है एंड एवरी टर्म, हर टर्म इज ट्वाइस, ट्वाइस होती है द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो इट। देखो, इसका मतलब ये है कि पहली जो टर्म होगी ना, वो बोलते हैं एवरी टर्म, मिसाल के तौर पे पहली टर्म, मिसाल के तौर पर पहली टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म, एवरी टर्म इज ट्वाइस। कोई भी जो टर्म होती है, मिसाल के तौर पे जो पहली टर्म है, मिसाल के तौर पे जो पहली टर्म है, एवरी टर्म इज किसके बराबर होती है, ट्वाइस। एवरी टर्म, एवरी टर्म, कोई भी टर्म, कोई भी टर्म, मिसाल के तौर पे अगर पहली टर्म है तो, अच्छा अगर दूसरी टर्म है तो सर, हाँ अगर दूसरी टर्म है तो भी, एवरी, एवरी सारी ना, एवरी सारी, अगर पहली टर्म है तो भी, अगर दूसरी टर्म है तो भी, अगर तीसरी टर्म है तो भी, क्या होती है, एवरी टर्म इज ट्वाइस। हर टर्म ट्वाइस होती है, ट्वाइस होती है, डबल होती है, डबल। हर टर्म क्या होती है, डबल होती है। इज ट्वाइस द सम, इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो इट। फॉलो इट का मतलब क्या होता है, फॉलो इट का मतलब क्या होता है, फॉलो इट का मतलब होता है बाद में आने वाली। फॉलो इट का मतलब होता है बाद में आने वाली। ठीक है। अब अगर मैं पहली टर्म की बात करता हूँ तो पहली टर्म के बाद क्या आएगा, पहली टर्म के बाद क्या आएगा, पहली टर्म के बाद क्या आएगा सर, दूसरी टर्म आएगी, है ना। पहली टर्म के बाद क्या आएगा, पहली टर्म के बाद जो है वो सेकंड टर्म आएगी, थर्ड टर्म आएगी, फोर्थ टर्म आएगी, डॉट 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 डॉट। वापस से जरा पढ़ना, एवरी टर्म, हर टर्म, चाहे वो पहली हो, चाहे वो दूसरी हो, चाहे वो तीसरी हो, इज ट्वाइस, वो ट्वाइस होती है, डबल होती है। किसके डबल होती है, द सम, द सम, सम मतलब एडिशन, किसी का एडिशन ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो इट। यानी कि अगर पहली टर्म है तो पहली टर्म के बाद जितनी भी टर्म्स आती हैं, पहली टर्म के बाद जितनी भी टर्म्स आती हैं, पहली टर्म के बाद जितनी भी टर्म्स आती हैं, दूसरी आती है, तीसरी आती है, चौथी आती है, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, दसवीं, जितनी भी आती हैं, उन सबका जो सम है उसको टू से मल्टीप्लाई करोगे तो पहली टर्म बनेगी। इसी तरह से अगर दूसरी टर्म की बात करो तो दूसरी टर्म क्या होगी, ट्वाइस ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो इट। अब दूसरी के बाद कितनी टर्म्स आती है सर, तीसरी टर्म जमा चौथी टर्म जमा पांचवी टर्म जमा छठी टर्म। दूसरी के बाद जितनी भी टर्म्स आती हैं उसका सम लोगे और टू से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरी टर्म आएगी। पहली के बाद जितनी भी टर्म्स आती हैं उन सारी टर्म्स का सम लोगे और टू से मल्टीप्लाई करोगे तो पहली टर्म आएगी। बड़ा गौर से सुनिएगा। पहले तो उसने बोला द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी एड अप टू वन, ये बात सही थी। फिर इसने बोला हर टर्म जो है वो आगे आने वाली, उसके बाद वाली जितनी भी टर्म्स होती हैं उसका जब सम कर लिया जाए तो उसका ट्वाइस होती है, उससे डबल होती है। ठीक है, उससे डबल होती है। अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इनफाइनाइट, अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद इंफिनिटी है, उससे उसकी सारी टर्म्स का सम क्या होगा, तो आप बोलोगे ए डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। ए डिवाइडेड बाई वन माइनस आर क्या होता है, ए डिवाइडेड बाई वन माइनस आर जो है वो पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म प्लस तीसरी टर्म प्लस चौथी टर्म, सारी टर्म्स का सम होता है। ए डिवाइडेड बाई वन माइनस आर जो है वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, दसवीं, जितनी भी टर्म्स हैं, जितनी भी टर्म्स होती हैं उन सारी टर्म्स का सम होता है। अब जरा गौर से सुनना, उसने बोला कि जो पहली टर्म होगी
वो पहली टर्म के बाद आने वाली सारी टर्म्स के सम को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इतनी बनेगी। जो आपकी पहली टर्म होगी, वो पहली टर्म के बाद आने वाली जितनी भी टर्म्स हैं, उसके सम को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बराबर होगी। अब इन जनरल फॉर्म पहली टर्म क्या होती है? इन जनरल फॉर्म पहली टर्म क्या होती है? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, है ना? तो वही कहना चाह रहे, ए यानी कि पहली टर्म, ए ए यानी कि पहली टर्म, ए ए यानी कि पहली टर्म बराबर होगी किसके बराबर होगी? 2 मल्टीप्लाइड बाई किसके बराबर होगी बताओ? पहली टर्म जो होगी वो बराबर होगी, यानी कि ए जो है वो बराबर होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई किसके बराबर होगा? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, सारी 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 टर्म्स जो इसके बाद आ रही हैं उसके सम के, सारी टर्म्स जो इसके बाद आ रही हैं उसके सम के बराबर होगी। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि पहली टर्म बराबर होगी 2 मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइडेड बाई 1 - r? बताओ हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। सही लिखा है या गलत लिखा है? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि पहली टर्म यानी कि ए बराबर होगी 2 मल्टीप्लाइड बाई आगे आने वाली सारी टर्म्स का सम, यानी कि ए डिवाइडेड बाई 1 - r? अकल दिमाग इस्तेमाल कर कर मुझे बताओ कि क्या ये सही है या गलत है, और गलत है तो क्या गलत है? इसमें गलत ये है, इसमें गलत ये है, इसमें गलत ये है कि जब हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये सारी टर्म्स का सम होता है। जब हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसमें पहली टर्म भी शामिल होती है, एडेड होती है, दूसरी टर्म भी एडेड होती है, तीसरी टर्म भी एडेड होती है, चौथी टर्म भी एडेड होती है। तो यहाँ तो उसने ये लिखा था कि अगर पहली टर्म है, अगर ए है, तो वो 2 मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ ऑल टर्म्स दैट फॉलो इट यानी कि इसके बाद, पहली टर्म के बाद आने वाली सारी टर्म्स के सम के बराबर होगी। तो एक काम करता हूँ ना, इसमें इसमें ए डिवाइडेड बाई वन माइनस आर में पहली टर्म भी शामिल है, दूसरी टर्म भी शामिल है, तीसरी टर्म का सम भी है, चौथी टर्म का सम भी है, पांचवी टर्म का सम भी है, छठी टर्म का सम भी है, सातवीं टर्म का सम भी है, आठवीं टर्म भी है। इसमें से ए माइनस कर देता हूँ, इसमें मैं पहली टर्म माइनस कर देता हूँ। जब इसमें से मैं पहली टर्म को माइनस कर दूंगा तो अब जो सम बच जाएगा उसमें दूसरी टर्म होगी, तीसरी टर्म होगी, चौथी टर्म होगी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं टर्म सबका सम होगा। बात समझ में आ रही है? देखो इसको इन नंबर्स अगर इस तरह से लिखूं, पहली टर्म 10 है, दूसरी 5 है, फिर 2.5 है, और इस तरह से चलता चला जा रहा है, तो a/1 - r अगर मैं करूंगा, यानी कि 10/1 - 0.5 अगर करूंगा, तो ये जो आपके पास आंसर आएगा ना, ये जो आपके पास आंसर आएगा जो 20 आ रहा है, वो सम होगा जिसमें 10 भी है, 5 भी है, 2.5 भी है, 1.25 भी है, 0.625 ये सब है, सब है, सब है, सब है। लेकिन अगर इसमें से पहला 10 हटा दूं, इसमें से पहला 10 हटा दूं, तो अब जो सम आएगा वो दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, छठी टर्म, सातवीं टर्म, इन सब का सम होगा। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया सारी टर्म्स का सम माइनस ए। ठीक है? बात समझ में आई? कुछ कुछ गया भेजे में? तो इस तरह से हमें पता चल गया कि भाई हमारे पास जो है ना वो इक्वेशन क्या बन रही है। अच्छा, अब हम इसको अगर सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ें, इसको सॉल्व करें, तो हम इसको सॉल्व कुछ ऐसे कर सकते हैं कि भाई ये बन जाएगा a = 2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर अगर 1 - r जो है वो डिनोमिनेटर हो, तो ये माइनस a × 1 - r ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद फिर a = 2 ए माइनस 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 ए इंटू 1 - a, और माइनस माइनस प्लस यानी कि ar/1 - r। अच्छा, ये बन जाएगा a = 2, यहाँ पर आ जाएगा ar/1 - r। ठीक है, 1 - r उल्टे हाथ पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 1 - r जो है वो उल्टे हाथ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 1 - r उल्टे हाथ पर जाकर मल्टीप्लाई होगा ए से, जब 1 - r उल्टे हाथ पर जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो a - ar
और यहाँ पर होगा 2AR। फिर ये बन जाएगा अगर हम इसको नेट ऑफ कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि A इज इक्वल्स टू 3AR। A इज इक्वल्स टू 3AR। A इज इक्वल्स टू 3AR। ठीक है। अच्छा, फिर हमें हमारे पास इस इक्वेशन में A और R दोनों अननोन है। हम एक और काम कर सकते हैं। हमें ये पता था पहली दो टर्म्स का जो सम है, पहली दो टर्म्स का जो सम है वो 1 है। हमें ये बताया हुआ था कि जो पहली दो टर्म्स हैं उन दोनों का जो सम है वो 1 है। सही है। तो पहली दोनों टर्म्स का जो सम है वो 1 है। तो इससे हम अगर ए कॉमन ले लें, अगर हम पहली दो टर्म्स जो हैं उससे, या लेट से हम ए आर देख लेते हैं। ए आर कितना मिलता है? ए आर जो है वो 1 माइनस ए के बराबर है। तो अब ये बन जाता है आपका, अल्लाह भला करे, ए इज इक्वल्स टू 3 और ए आर की जगह 1 माइनस ए लिख दिया। तो ए इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3 ए। अच्छा, फिर 3 इज इक्वल्स टू 4 ए, और ए जो है ना वो 3/4 हो जाएगा। ए 3/4 हो गया। अब हम आर ढूंढ सकते हैं। जब ए 3/4 हो गया, हमें पता है ए प्लस ए आर इज इक्वल्स टू 1। तो 3/4 प्लस 3/4 आर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। 1 में से माइनस कर दिया 3/4, और फिर 4 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। तो आर जो आ रहा होगा ना वो 1/3 आ रहा होगा। आर जो आ रहा होगा वो 1/3 आ रहा होगा। तो अब ये टर्म्स क्या होंगी? पहली टर्म है 3/4, दूसरी टर्म होगी 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, यानी कि दूसरी टर्म हो जाएगी 1/4। तीसरी टर्म जो होगी वो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। तीसरी टर्म हो जाएगी 1/12। ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा ना, हमारा जो आंसर होगा वो 3/4 1/4 1/12 होगा। ठीक है। ये एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल था। अच्छा, एक सवाल ये आ रहा है कि सर आपने जो है वो 1 - 8 से क्यों मल्टीप्लाई किया? बेटा, जब हम डिनोमिनेटर दोनों का सेम करते हैं, ए डिवाइडेड बाई 1 - R में से अगर मुझे माइनस करना है ए, तो ए सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में माइनस हो सकता है जब ए के नीचे बेस भी 1 - R हो। और जब मुझे ए की बेस 1 - R बनानी होगी तो मुझे इस ए को भी 1 - R से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको जरा इस तरह से समझा देता हूँ कि अगर 2/3 -1 हो, तो 2/3 - 1 जो है उसको हम 2 - 1/3 यानी कि 1/3 नहीं लिख सकते। हमें पहले क्या करना होगा कि अगर यहाँ पर 2/3 है तो इस 1 के भी डिनोमिनेटर में 3 चाहिए होगा। डिनोमिनेटर में 3 लाने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यह अब हो जाएगा 2/3 -3/3। और फिर ये आपस में 2 - 3 माइनस हो सकता है, और फिर ये -1/3 बचेगा। ये था सही तरीका। तो जब हमें, फॉर एग्जांपल, अगर 2/3 है, अगर 2/3 है और उसमें से 1 को माइनस करना है, अगर 2/3 में से 1 को माइनस करना है, तो पहले हमें 1 की बेस में भी 3 चाहिए होगा। और उसके लिए हम 1 को 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों करेंगे, तो वो 3/3 बनेगा। फिर 2/3 माइनस 3/3, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है, तो फिर उसको मैं 2 - 3/3 लिख सकता हूँ, और उसको फाइनली मैं -1/3 लिख सकता हूँ। इसी तरह से यहाँ पर मेरे पास इसके नीचे 1/1 - R था, लेकिन इसके नीचे 1 - R नहीं था। तो मैंने इस ए को 1 - R से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों चीज़ें करी। मैं अगर इधर इसको दोबारा से समझा दूं, ए में से, ए डिवाइडेड बाई 1 - R में से मुझे ए को माइनस करना है। तो पहला स्टेप ये होगा कि मैं ए को 1 - R से मल्टीप्लाई और 1 - R से डिवाइड दोनों करूं। इससे ये बन जाता ए डिवाइडेड बाई 1 - R माइनस ए 1 - R डिवाइडेड बाई 1 - R। अब इसको मैं लिख सकता था 1 - R डिनोमिनेटर में, और ऊपर यहाँ पर ए माइनस ए 1 - R। ठीक है। तो खैर, हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3/4 1/4 यानी कि हमारा जो, ये जो हमारी जो प्रोग्रेशन है ना वो ये है। अच्छा, इस प्रोग्रेशन में जो दो बातें लिखी हुई थी वो भी हम प्रूव कर लेते हैं।
देखिए हम इस चीज पर तो कंक्लूजन पर आ गए कि भाई पहली टर्म 3/4 है, दूसरी टर्म 1/4 है, तीसरी टर्म कितनी है 1/2, कितनी है 1/2 है, 1/12 है, 1/12 है। ठीक है, और डॉट 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 ऐसे चला जा रहा है। अच्छा इसका ए कितना है, इसका 3/4 है ए। और इसका आर कितना है, इसका आर कितना है, इसका आर जो है ना वो 1/3 है। अच्छा सवाल जब हमें पूछा गया था, सवाल जब हमें पूछा गया था तो सवाल में उसने ये बोला था कि पहली दो टर्म्स का सम, पहली दो टर्म्स का सम 1 बनता है। सवाल में हमें ये बोला गया था कि पहली दो टर्म्स का सम 1 बनता है। सवाल में हमें ये बोला गया था कि पहली दो टर्म्स का सम जो है वो 1 बनता है। तो अगर आप 3/4 को और 1/4 को ऐड भी कर लेते हो, अगर आप लोग 3/4 को और 1/4 को ऐड कर लेते हो तो तुम देखो 4/4 यानी कि 1 ही बन रहा है। तो सवाल में जो पहली बात लिखी हुई थी वो ये लिखी हुई थी कि अगर आप पहली और दूसरी टर्म का सम करोगे तो पहली और दूसरी टर्म का सम जो है वो 1 बनेगा, बनेगा। फिर सवाल में ये लिखा हुआ था कि जो आपकी पहली टर्म होगी वो 2 मल्टीप्लाइड बाय आगे आने वाली जितनी भी टर्म्स हैं, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट टर्म, सबके सम के बराबर होगा। तो आपकी जो पहली टर्म है वो 3/4 है, और आगे आने वाली सारी टर्म्स का सम का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइडेड बाई 1 - r, ए डिवाइडेड बाई 1 - r माइनस ए। तो अब जरा इसको सॉल्व करो। 3/4 डिवाइडेड बाई 1 - 1/3 -3/4 इंटू 2। तो आप देखोगे कि दोनों साइड जो है ना, ये लेफ्ट साइड भी 3/4 है और राइट साइड जो है ना ये भी 3/4 ही हो रही है। सवाल में ये लिखा हुआ था कि जो पहली टर्म होगी वो 2 मल्टीप्लाइड बाय आगे वाली सारी टर्म्स के सम के बराबर होगी। आगे वाले सारी टर्म्स का सम ऐसे निकाला कि मैंने 1 2 3 4 सारी टर्म्स का सम निकालकर पहली टर्म को माइनस कर दिया, क्योंकि पहली टर्म को मुझे ऊपर इंक्लूड नहीं करना। जब इसको सॉल्व किया तो दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, इसका मतलब हमने ये सवाल बिल्कुल सही तौर पर सॉल्व किया है। अच्छा और मुश्किल सवाल था, आई होप कि आप लोग करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा सा सवाल है जनाब। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें आपके पास लिखा हुआ है फाइंड सम ऑफ 2 पावर 1/2 डॉट 4 पावर 1/8 डॉट 8 पावर 1/24 डॉट 16 पावर 1/64। पहले एक चीज क्लियरिफाई कर दूं कि डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो ये इफेक्टिवली है 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर 1/24 मल्टीप्लाइड बाई 16 की पावर 1/64। ठीक है, अब मुझे इसका सम बताना है। बड़ा बेहतरीन सवाल है, बड़ा ही बेहतरीन सवाल, बड़ा ही मजेदार सवाल है, बड़ा ही अच्छा सवाल है। और ये कैसे होगा सर, एग्जाम में आ गया तो बहुत सारी प्रैक्टिस से होगा, उसके अलावा नहीं होगा। जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ कि सब हाफ हो गया, ये 2 की पावर 1/8 हो गया, ये 2 की पावर 3, फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा 2 की पावर 2 और ऊपर 1/8 है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/4 हो जाएगा। फिर ये 2 की पावर 3 और ऊपर 1/24 है तो ये 2 की पावर 1/8 हो जाएगा। फिर ये 2 की पावर 4 और ऊपर 64 है, 2 की पावर 4 और ऊपर 64 है तो ये 2 की पावर 1/16 हो जाएगा। करेक्ट। अब अगर पावर्स की बात करते हैं, अगर हम पावर्स की बात करते हैं तो पहली पावर 1/2 है, दूसरी पावर 1/4 है, तीसरी पावर 1/8 है। क्या ये चीजें हैं, क्या ये चीजें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं? बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करता हूं तो क्या उसका आंसर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म के बराबर आता है? 0.25 डिवाइडेड बाई 0.5, ये 0.5 बनता है। और 1/8 डिवाइडेड बाई 1/4, ये भी आपके पास 0.5 बनता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्योंकि अगर सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म का आंसर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड
टर्म के आंसर के ही बराबर आ रहा है तो ये चीजें ज्योमेट्रिक, जो पावर्स हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है कि जो पावर है ना, क्या ये बात क्लियर है कि जो पावर है, क्या ये बात क्लियर है कि जो पावर है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? अच्छा, मैं पावर्स का सम भी ढूंढ सकता हूँ, इसका मतलब फिर सम इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 1 - r। ए है 1/2 डिवाइडेड बाई 1 - 0.5। तो ये बन जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5, यानी कि 1 बन जाएगा। पावर्स का सम 1 बन जाएगा। अच्छा, एक और बात याद रखना कि अगर बेसिस आर सेम, 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 पावर आर एडेड। यानी कि अगर एक्स की पावर ए है, फिर मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर बी है, फिर मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर सी है, तो इसका मतलब एक्स की पावर प्लस पावर 1 आ रहा है। इसका मतलब मैं 1/2 को 1/4 को 1/8 को 1/16 को डॉट डॉट नहीं लिख सकता, 2 की पावर 1। दिस इज द सेम, पावर्स आर एडेड। पावर जब ऐड करी जा रही है तो सम 1 बन रहा। अगर बेसिस आर एडेड, अगर बेस सेम हो। ठीक है, तो जनाब इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या होगा? 2। क्लियर हो गया भाई सबको? कोई कंफ्यूजन?